हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय जैसे हिस्ट्री, संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर का रिवीजन करने का प्रयास किया जाता है। रिवीजन जो है प्रतिदिन 3 से 4 विषय का चैप्टर वाइज करने का प्रयास किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बायोलॉजी से। प्रतिदिन जो है 3 से 4 सेशन किया जाता है। लास्ट सेशन जो है करंट अफेयर का रिवीजन किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो हम लोग बायोलॉजी में बीमारी को देख रहे थे। बीमारी में जो है हम लोग वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी देख चुके हैं। और वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज जो है बीमारी में आनुवांशिक संबंधित बीमारी और अन्य बीमारी को देखने का प्रयास करेंगे और यह बीमारी का अंतिम वीडियो रहेगा। तो शुरू करते हैं आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिक बीमारी में जो है सबसे पहला बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जो है इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया बीमारी में क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इससे जो है पुरुष ही प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, हीमोफीलिया में जो है पुरुष ही प्रभावित होते हैं। इसे जो है रॉयल डिजीज भी कहते हैं। याद रखिएगा, हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अगला बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इसे जो है डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम है। आगे इसमें जो है आँख का कौन सेल प्रभावित होता है? याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस में आँख का कौन सा सेल प्रभावित होता है? कौन सेल। और एक बीमारी होती है रतौंधी। रतौंधी में कौन सा आँख का सेल प्रभावित होता है? रॉड सेल। याद रखिएगा। आगे कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता कर पाता है। याद रखिएगा। और जो है इससे भी जो है पुरुष ही प्रभावित होता है। कलर ब्लाइंडनेस से भी जो है पुरुष ही प्रभावित होता है। आगे क्लीफेंटा सिंड्रोम क्या है? अगला बीमारी है क्लीफेंटा सिंड्रोम। इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है 47 हो जाती है। याद रखिएगा, क्लीफेंटा सिंड्रोम में क्या होता है? जो क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या जो है 47 हो जाती है। 47 हो जाने से क्या होता है? पुरुष में जो है महिलाओं का गुण आ जाता है। याद रखिएगा, पुरुष में जो है महिलाओं का गुण आ जाता है। अगला बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है? इसे जो है मंगोलाइट बीमारी भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे जो है मंगोलाइट बीमारी भी कहते हैं। प्रभावित व्यक्ति में वृद्धि के विकास जो है विलंब हो जाता है। यानी वृद्धि विकास जो है बहुत धीरे धीरे होता है। याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में क्या है? वृद्धि के विकास में विलंब हो जाता है। आगे आनुवांशिक बीमारी इतना ही है। आगे जो है जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी। जीवन से जुड़ी हुई बीमारी कौन है? पहला बीमारी है कैंसर। कैंसर बीमारी में क्या है? तो ऊतक का जो है असमान वृद्धि जो है ये क्या है? कैंसर बीमारी है। याद रखिएगा, ऊतक का असमान वृद्धि हो जाना कैंसर कहलाता है। याद रखिएगा, जो मुख्यतः 4 है। याद रखिए, कैंसर कितने हैं? 4 हैं। याद रखिएगा, कैंसर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकोमास और लिम्फोमास। याद रखिए, कैंसर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकोमास और लिम्फोमास। याद रखिएगा, कैंसर का इलाज जो है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। कैंसर का इलाज किससे किया जाता है? केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से किया जाता है। केमोथेरेपी में जो है आजकल जो है टैक्सोल मेडिसिन का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है। याद रखिएगा, केमोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? टैक्सोल मेडिसिन का। आगे रेडियोथेरेपी में जो है रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, रेडियोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? रेडॉन का उपयोग किया जाता है। आगे नोट, वेंजापायरिन कैंसर जीवित पदार्थ है। याद रखिएगा, वेंजापायरिन क्या है? कैंसर जनित पदार्थ है जो तला भुना हुआ भोजन में पाया जाता है। जो तला भुना हुआ भोजन अपने लोग खाते हैं उसमें क्या रहता है? बेंजापायरिन रहता है। आगे नोट, ओंकोजीन कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण है। याद रखिए, ओंकोजीन क्या है? कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण है। आगे
कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन। हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन, हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी ब्रेन का अध्ययन, याद रखिएगा, न्यूरोलॉजी ब्रेन का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हृदय कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, याद रखिएगा। आगे अगला बीमारी है डायबिटीज। यह बीमारी पैंक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन के अनिर्मीयता यानी इंसुलिन का निर्माण नहीं करता है, इसीलिए जो यह बीमारी होता है। यह इंसुलिन का निर्माण नहीं करेगा, जिससे जो है रक्त में इंसुलिन की मात्रा अनियमित हो जाती है, अनियमित हो जाती है। आगे इससे प्रभावित अंग जो है किडनी है। डायबिटीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी है, याद रखिएगा। डायबिटीज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, याद रखिएगा। डायबिटीज़ जो है 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 बीमारी का संबंध किससे है? डायबिटीज़ से, याद रखिएगा। टाइप 1 जो है किशोर में होता है, याद रखिए, टाइप 1 किस में होता है? किशोर अवस्था में होता है। और टाइप 2 जो है 40 साल के बाद होता है, याद रखिएगा। डायबिटीज़ का टाइप 2 जो है 40 साल के बाद होता है। आगे 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, याद रखिए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब? 4 फरवरी, याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। और टीबी दिवस 24 मार्च। एड्स 1 दिसंबर। आगे अब आइए टीकाकरण कार्यक्रम। अगला टॉपिक है टीकाकरण कार्यक्रम। बीसीजी का टीका जो है जो जन्म के तुरंत बाद या सप्ताह के भीतर दिया जाता है, 1 सप्ताह के भीतर दिया जाता है। अगला है डीपीटी टीकाकरण क्या है? डीपीटी टीका क्या है? यह ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, याद रखिएगा। आगे इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है 7 बीमारियों के टीकाकरण से है। इंद्रधनुष का संबंध किससे है? 7 बीमारियों के टीकाकरण से है। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जिसमें 12 बीमारियों के टीका दी जाती है, याद रखिए, 12 टीके का दिए जाते हैं। आगे अब आइए महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्था कहाँ है? झज्जर राजस्थान में, याद रखिएगा, झज्जर राजस्थान में है। राष्ट्रीय कैंसर संस्था कहाँ है? झज्जर राजस्थान में। आगे अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्था कहाँ है? गुरुग्राम में है। आगे राष्ट्रीय मॉलिक्यूल बायोलॉजी संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय मॉलिक्यूल बायोलॉजी संस्था कहाँ है? हैदराबाद में, याद रखिए, राष्ट्रीय मॉलिक्यूल बायोलॉजी संस्था कहाँ है? हैदराबाद में। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण चिकित्सा। महत्वपूर्ण चिकित्सा में ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय रोग से, याद रखिए, ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय रोग से। ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, याद रखिएगा, ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से, याद रखिएगा, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। सीटी स्कैन का संबंध किससे है? पूरे शरीर से। सीटी स्कैन का संबंध पूरे शरीर से। एमआरआई का संबंध क्या है? इसमें जो है शरीर के असमान वृद्धि को सूक्ष्म जानकारी ली जाती है, याद रखिएगा, एमआरआई से जो है शरीर के असमान वृद्धि के सूक्ष्म जानकारी ली जाती है। अगला है टाटा फंडामेंटल रिसोर्स सेंटर क्या है? कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में, याद रखिएगा। आगे ऑटो एनालाइजर क्या है? ऑटो एनालाइजर क्या है? तो शरीर में यूरिया और ग्लूकोज की मात्रा की जानकारी इसमें मिलती है, याद रखिएगा। ऑटो एनालाइजर क्या है? ऑटो एनालाइजर जो है शरीर में जो है यूरिया और ग्लूकोज की मात्रा की जानकारी देती है। अगला टॉपिक है आविष्कारक, यानी किस का कौन आविष्कार किया है? होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया है? हैनीमैन ने किया, याद रखिए, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया है? हैनीमैन ने किया। प्रथम परख नली का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड्स ने, याद रखिएगा, एडवर्ड्स। परख नली का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड्स ने। अब परख नली से पहला बच्चा कौन सा पहला बच्चा का नाम क्या है? लुइस ब्राउन जो है परख नली से
जन्म लेने वाला पहला बच्चा, याद रखिएगा। परखनली में तैयार किया गया पहला बच्चा का नाम क्या है? लुईस ब्राउन। और परखनली का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड्स ने, याद रखिएगा। आगे, डायबिटीज़ की खोज किसने किया था? बेंटिक ने। डायबिटीज़ का खोज किसने किया था? बेंटिक ने। डायबिटीज़ का खोज किसने किया था? बेंटिक ने। आगे, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और भारत में किसने किया था? के वेणुगोपाल ने, याद रखिएगा। भारत में कौन किया था? के वेणुगोपाल ने। आगे, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? टीबी के रॉबर्ट कोच ने। टीबी का बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। आगे, रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने, याद रखिए। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। आगे, डीएनए संश्लेषण की खोज किसने किया था? कोनवर्ग ने, याद रखिए। डीएनए संश्लेषण की खोज किसने किया था? कोनवर्ग ने, याद रखिएगा। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने खोजा था? मैकलिंग कटाक ने, याद रखिए। मैकली कटाक जो है जंपिंग जीन सिद्धांत किसने खोजा था? मैकली कटाक ने, याद रखिएगा। मैकली कटाक ने। आगे, अन्य बात है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी, याद रखिएगा। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति के समय जो है ऑक्सीजन नहीं था, याद रखिएगा। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? एल्बर्ट ट्रांस। नहीं, समुद्री पक्षी कह रहे हैं, एल्बर्ट ट्रांस। सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? एल्बर्ट ट्रांस, याद रखिएगा। आगे, सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड, याद रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और ओली रिडले प्रजाति का संबंध किससे है? कछुआ से, जिसका प्रजनन स्थान कहाँ है? गुहिरमाथा, उड़ीसा में, याद रखिएगा। ओरी रिडले प्रजाति का संबंध किससे है? कछुआ से है। आगे, सबसे अधिक लंबा जीवन काल किसका है? कछुआ का ही है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल, याद रखिएगा। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल को जो है स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, याद रखिएगा। ब्लू व्हेल कंप्यूटर एक गेम है, ऑनलाइन गेम है, याद रखिएगा। ब्लू व्हेल जो है कंप्यूटर से संबंधित एक ऑनलाइन गेम भी है, याद रखिए। इस तरह जो है बायो का सेशन को समाप्त करते हैं। शुरू करते हैं अब अगला सेशन इतिहास का। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री में हम लोग मध्यकाल में थे। मध्यकाल में भी मुगल वंश में थे। मुगल वंश में जो है हम लोग जो है पिछले क्लास में जहांगीर और शाहजहां को देखे थे। आज के इस सेशन में जो है औरंगजेब को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं औरंगजेब से परिचय से। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से किसे जानते हैं? औरंगजेब को। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। औरंगजेब का कितना बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक औरंगजेब अपने धार्मिक नीतियों के असहिष्णुता के कारण याद रखा जाता है, याद रखिएगा। औरंगजेब जो है सबसे विवादास्पद शासक था, याद रखिएगा। यद्यपि इसके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक किस शासक के दरबार में थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में, याद रखिएगा। उन्होंने जो है नैतिक संहिता लागू करने के लिए जो है मुहतसिब की नियुक्ति की और जवाबित जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून को लागू किया, याद रखिएगा। जवाबित क्या था? धर्मनिरपेक्ष कानून था, याद रखिएगा। और मुहतसिब को क्यों नियुक्त किया था? तो नैतिक संहिता लागू करने के लिए। मुहतसिब को क्यों नियुक्त किया था? नैतिक संहिता लागू करने के लिए। और जवाबित क्या था? धर्मनिरपेक्ष कानून था, याद रखिएगा। जवाबित किसने लागू किया था? औरंगजेब ने लागू किया था। आगे, औरंगजेब शराब, नृत्य और संगीत को जो अपने दरबार में प्रतिबंधित किया था, याद रखिएगा। संगीत, शराब और नृत्य को जो है किसने प्रतिबंधित किया था? औरंगजेब ने किया था। साथ ही जुआ, झरोखा दर्शन, नवरोज़ त्यौहार को भी प्रतिबंधित किया था, याद रखिएगा। नवरोज़ त्यौहार किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। और झरोखा दर्शन किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। दोनों याद रखिएगा।
दोनों को जो है औरंगजेब बंद कर दिया गया। आगे नोट, बलबन ने नवरोज़ त्यौहार चालू किया था और अकबर ने झरोखा दर्शन। नोट, बीना बजाते हुए जो है औरंगजेब के अलावा समुद्रगुप्त भी चर्चित थे। याद रखिएगा, बीना बजाते हुए जो है औरंगजेब के अलावा समुद्रगुप्त भी चर्चित थे। आगे औरंगजेब को निम्नलिखित भागों में बांटकर देखा जाता है। औरंगजेब को जो है निम्नलिखित भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला, उत्तराधिकार के संघर्ष में वह विजय रहा। याद रखिएगा, उत्तराधिकार के संघर्ष में वह विजय रहा। आगे औरंगजेब के समय में कई विद्रोह हुए जिसके मूल में उनकी धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां थी। याद रखिएगा, औरंगजेब के समय जो है कई विद्रोह हुए जिसके मूल में कौन था? धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां थी। आगे सिर्फ राजपूतों का विद्रोह जो है राजनीतिक कारणों के कारण हुआ। याद रखिएगा, राजपूतों का विद्रोह जो है औरंगजेब के समय में सिर्फ जो है राजनीतिक कारणों से हुआ था। इस कड़ी में राजा राम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह हुआ था। राजा राम के नेतृत्व में जो है जाटों का विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा। नोट, इसी राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को ध्वस्त किया था। याद रखिएगा, अकबर के मकबरे को किसने ध्वस्त किया था? राजा राम ने। याद रखिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ था? सिकंदरा में। आगे सतनामी विद्रोह जो किसानों का था, जगजीवन दास के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, सतनामी विद्रोह किससे संबंधित है? किसानों से, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जगजीवन दास ने किया था। आगे बुंदेला विद्रोह जो है छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, बुंदेला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ था। नोट, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह जो है शाहजहां के काल में हुआ था। याद रखिएगा, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था। आगे मेवाड़ और मालवा क्षेत्र में राजपूत का विद्रोह दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, मेवाड़ और मालबार के क्षेत्र में जो है राजपूतों का विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? दुर्गादास के नेतृत्व में हुआ था। आगे सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने धार्मिक कारणों से मृत्यु दंड दिया था। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है किसमें? तो अर्जुन देव और तेग बहादुर में। तो तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने। तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने। और अर्जुन देव को किसने मृत्यु दिया था? जहांगीर ने। याद रखिएगा, अर्जुन देव को जहांगीर और तेग बहादुर को औरंगजेब। तेग बहादुर को औरंगजेब और अर्जुन देव को जहांगीर। आगे औरंगजेब के समय बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को जो है 1686 से 87 में मिला लिया गया। याद रखिएगा, बीजापुर और गोलकुंडा को कब मिलाया गया? 1686 से 87 में मिलाया गया। आगे औरंगजेब के समय मराठा सरदार शिवाजी के साथ संघर्ष हुआ। शिवाजी का संघर्ष किसके बीच हुआ? औरंगजेब के साथ हुआ। आगे औरंगजेब का सेनापति जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने को बाध्य किया। याद रखिएगा, पुरंदर की संधि कब हुआ? 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुआ? 1662 में। किस किस के बीच? तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच। पुरंदर की संधि कब हुआ? 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुआ? 1665 में। आगे इन्हीं के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन चाइल्ड ने मुगल बंदरगाहों के पश्चिम तट पर मक्का जाने वाले यात्रियों को 1688 में तंग किया, जिससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को जो है निष्कासित कर दिया। याद रखिएगा, जॉन चाइल्ड ने जो है मक्का जाने वाले यात्री को जो है परेशान किया था, इसीलिए जो औरंगजेब ने उसे निष्कासित कर दिया था। आगे औरंगजेब का प्रशासनिक बिंदु में क्या है? औरंगजेब के समय मनसबदारी व्यवस्था में हिंदू मनसबदार सबसे अधिक था। याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू किया था? औरंगजेब ने, जिसमें जो है हिंदू मनसबदार सबसे अधिक थे। आगे औरंगजेब के समय प्रांत की संख्या कितनी थी? 20। याद रखिए, औरंगजेब के समय प्रांत की संख्या कितनी थी? 20।
आगे औरंगजेब का धार्मिक नीति 1969 में 1659 में आलमगीर की उपाधि लिया। याद रखिएगा, आलमगीर की उपाधि कब लिया? 1659 में। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब कब लिया? 1659 में। आगे सिक्कों पर जो है कलमा लिखवाना बंद कर दिया। याद रखिएगा, सिक्कों पर जो है कलमा लिखाना बंद कर दिया। आगे नौरोज, तुलादान, झरोखा इत्यादि को बंद कर दिया, पीछे ही पढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में शाही दरवेश कहलाया। औरंगजेब को इसी कड़ी में क्या कहलाया? शाही दरवेश कहलाया। आगे मुहर्रम और नृत्य संगीत को भी यह प्रतिबंधित किया। मुहर्रम, नृत्य और संगीत को जो औरंगजेब प्रतिबंधित किया। आगे 1679 में पुनः जजिया कर को लागू किया। याद रखिएगा, जो सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसने जो है बच्चे, ब्राह्मण और महिलाओं को जो है अलग रखा, लेकिन कालांतर में FST ने जो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। फिर उसके बाद जो है अकबर ने जजिया को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद जो औरंगजेब ने पुनः जो है दोबारा जजिया को लागू कर दिया। आगे अगला औरंगजेब की आर्थिक नीति। औरंगजेब की आर्थिक नीति में क्या है? पूर्व के शासन के तरह ही, जिस तरह शाहजहाँ, जहांगीर सब शासन में जिसका जैसे उसका आर्थिक नीति था, उसी तरह इसका भी आर्थिक नीति था। वहाँ से देख लीजिएगा। आगे सामाजिक सांस्कृतिक नीति। औरंगजेब का सांस्कृतिक नीति में क्या है? सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, इतिहास लिखने की परंपरा को भी प्रतिबंधित किया, लेकिन इतिहास की कई पुस्तकें लिखी गई। जैसे भीमसेन ने जो है नुस्खे दिलखुश किताब लिखा। याद रखिए, नुस्खे दिलखुश पुस्तक किसने लिखा? भीमसेन ने। आगे औरंगजेब के दरबार में काफ़ी खा इतिहासकार रहा करते थे। याद रखिएगा, काफ़ी खा इतिहासकार किसके दरबार में रहा करते थे? औरंगजेब के दरबार में। आगे औरंगजेब के समय में अपनी बीवी के याद में बीवी का मकबरा बनाया था। याद रखिएगा, औरंगजेब ने ही अपने बीवी की याद में बीवी का मकबरा बनाया था, जो काले संगमरमर का बना हुआ था। कहाँ बना था? और औरंगाबाद में। याद रखिएगा, औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था? दिलखुश बेगम। औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था? दिलखुश बेगम। आगे अन्य बातें। औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने अपने राज्य को जो है दारुल इस्लाम में बदला था। याद रखिएगा, अपने राज्य को किसमें बदला था? दारुल इस्लाम में बदला था। आगे मदते मास जो है धार्मिक संतों को दी जाने वाली भूमि थी। याद रखिएगा, मदते मास क्या था? धार्मिक संतों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? मदते मास कहते थे। जबकि खालिसा जो है खालिसा सुल्तान भी भूमि को कहा जाता था। खालिसा सुल्तान भी क्या कहते थे? किसको कहते थे? भूमि को कहते थे। औरंगजेब के समय खालिसा सुल्तान किसको कहते थे? भूमि को कहते थे। इस तरह हिस्ट्री का सेशन को समाप्त करते हैं और अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ज्योग्राफी में जो है मिट्टी का पिछले क्लास में भारत की मिट्टी का अध्ययन किए थे। इस सेशन में जो ज्योग्राफी के इस सेशन में जो है भारत की वनस्पति देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की वनस्पति वर्षा की मात्रा और ऊंचाई के आधार पर निर्धारित की जाती है। याद रखिएगा, भारत की वनस्पति किस पर निर्धारित की जाती है? वर्षा की मात्रा और ऊंचाई के आधार पर। प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पति है जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पति में मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। आगे भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे हिमालय के क्षेत्र में जो है कौन सी? शीतोष्ण घास के मैदान। हिमालय के क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में उष्ण कटिबंधीय घास वनस्पति। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में कैसी वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। डेल्टा के क्षेत्र में कौन सा? मैंग्रोव वनस्पति या सुंदरी वनस्पति। याद रखिएगा, डेल्टाई क्षेत्र में। राजस्थान में कौन सा? राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा वनस्पति? तो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जैसे कैक्टस और नागफनी। कैक्टस और नागफनी कैसा वनस्पति है? मरुस्थलीय वनस्पति है। आगे भारत में वन और वनस्पति की रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्था देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। याद रखो,
यह संस्था प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी करती है, याद रखिएगा। आगे 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई, जिसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण पक्ष हैं। याद रखिए 2021 में क्या रिपोर्ट जारी किया गया था? 17वीं रिपोर्ट जारी किया गया था। जैसे पहला पक्ष है, भारत का वन आवरण जो है 21.71% है। भारत का वन आवरण कितना है? 21.71% है। आगे दूसरा क्या है? तो वृक्ष आवरण कितना है? तो 2.91% है। याद रखिएगा वृक्ष आवरण कितना है? 2.91% है। आगे तीसरा जो है कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 24.62%। याद रखिएगा 24.62% जो है भारत का कुल वन क्षेत्र है। आगे न्यूनतम पारिस्थितिकी संतुलन जो है, न्यूनतम पारिस्थितिकी संतुलन वन रिपोर्ट 1998 के अनुसार जो है मैदानी क्षेत्र में 33% और पर्वतीय क्षेत्र में 66% जो है वन रहना अनिवार्य है। याद रखिएगा न्यूनतम पारिस्थितिकी संतुलन में जो है 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितना वन रहना चाहिए? 33% और पर्वतीय क्षेत्र में कितना वन रहना चाहिए? 66%। याद रखिएगा। नोट, के.एम. मुंशी की सहायता से पहली बार वन नीति 1952 में लाया गया था। याद रखिएगा वन नीति पहली बार कब लाया गया था? 1952 में बनाया गया था। आगे इसकी सहायता से भारत में वन महोत्सव शुरू किया गया था। याद रखिएगा वन महोत्सव किसकी सहायता से? के.एम. मुंशी की सहायता से। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। याद रखिए वन महोत्सव कब किया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आगे वन रिपोर्ट का दूसरा बिंदु क्या है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तीन राज्य याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। आगे अब प्रतिशत के दृष्टि से कौन है? तो सबसे पहला है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा प्रतिशत के दृष्टि से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। आगे विगत 2 वर्षों में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में हुआ। याद रखिएगा वृद्धि के मामले में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में। आगे और सबसे अधिक कमी जो है अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। विगत 2 वर्षों में सबसे अधिक वन जो है वृद्धि कहाँ देखा गया है? आंध्र प्रदेश में। और सबसे कमी कहाँ देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। आगे मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ अवस्थित सुंदरवन अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर है। याद रखिएगा सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहाँ जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। आगे जबकि एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर गुजरात में पाया जाता है। याद रखिए एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिर गुजरात में पाया जाता है। आगे वर्षा के आधार पर वनस्पति को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में क्या है? वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ऊपर और तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में क्या है? वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान कितना? 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे यह वनस्पति पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, याद रखिएगा पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट के पश्चिम ढाल में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये तीनों क्षेत्र जो है भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे वनस्पति सघन होती है। इस क्षेत्र में जो है वनस्पति क्या सघन होती है, जिसके कारण व्यवसाय नहीं किया जाता है। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा महोगनी, एबोनी, आबनूस, सिनकोना, रबर और ऑर्किड।
ये सब वनस्पति किसका उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। एक बार पुनः देख लीजिएगा। आगे नोट, अंग्रेजों ने वन नीति जो है 1894 में बनाया था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने वन नीति कब बनाया था? 1894 में। अगला वनस्पति है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। वर्षा की मात्रा यहाँ कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर। इसे जो है मानसूनी वन भी कहते हैं। इसे जो क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। आगे, कम सघन होने के कारण यहाँ जो है आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, याद रखिएगा। कम सघन होने के कारण यह जो है आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। आगे, समस्त उत्तर भारत में पाई जाती है। ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति कहाँ पाई जाती है? समस्त भारत में पाई जाती है। इसका उदाहरण कौन कौन है? तो शीशम, सागवान, सखुआ, महुआ, चंदन, कुसुम इत्यादि, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति का उदाहरण है। अगला वनस्पति है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें जो वर्षा का मात्रा कितना होता है? 70 से 100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा की मात्रा कितना? 70 से 100 सेंटीमीटर। आगे, उदाहरण कौन कौन है? अमलतार, बेल, खैर, पलाश, तेंदू इत्यादि। याद रखिएगा, तेंदू के पत्ते से ही जो है बीड़ी का निर्माण किया जाता है। कहाँ निर्माण किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। आगे, अगला वनस्पति है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। आगे, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति किस किस राज्य में है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ये स्थित है। आगे, इसका उदाहरण कौन कौन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति के? तो नागफनी, खेजरी, बबूर और खजूर, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति का उदाहरण है। खेजरी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा। खेजरी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, अगला वनस्पति है सुंदरी वनस्पति। सुंदरी वनस्पति को जो है किन और जो है अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे अनूप वनस्पति, मैग्रोव वनस्पति, बेलाचली वनस्पति। ये जो है वनस्पति सुंदरी वनस्पति का ही नाम है, याद रखिएगा। सुंदरी वनस्पति का कौन कौन सा नाम है? अनूप वनस्पति, मैग्रोव वनस्पति और बेलाचली वनस्पति। आगे, तो सुंदरी वनस्पति जो है, सुंदरी वनस्पति आर्द्र भूमि या दलदली या तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। सुंदरी वनस्पति कहाँ पाया जाता है? आर्द्र भूमि, दलदली और तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। आगे, इसके संरक्षण के लिए रामसर संधि ईरान में 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। आगे, नोट, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल जो है कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, याद रखिएगा। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील है, याद रखिएगा, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आगे, सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका कहाँ है? रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। सबसे छोटा रेणुका झील, सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे पहला चिल्का झील। आगे, सुंदरी वनस्पति के जड़ को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं, याद रखिए। सुंदरी वनस्पति के जड़ को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। यह जो है काफ़ी गहरी होती है, याद रखिएगा। अगला वनस्पति है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति क्या है? पर्वतीय वनस्पति जिसे ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो ऊंचाई के आधार पर पहला क्या है? 0 से 1500 मीटर ऊंचाई पे जो वनस्पति पाई जाती है, जैसे सबसे अधिक वनस्पति जो है मानसूनी वनस्पति यहाँ पाया जाता है। 0 से 1500 मीटर ऊंची जगह पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। आगे, 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शंकुधारी वनस्पति या कोनीफेरस वनस्पति पाई जाती है, याद रखिएगा। 1500 से 3000 ऊंचाई पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो शंकुधारी वनस्पति या कोनीफेरस वनस्पति पाई जाती है।
इसका उदाहरण कौन कौन है? चीर, देवदार, सिल्वर पाइन और स्प्रूस। ये सब कहाँ पाई जाती है? तो 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई पे पाई जाती है। आगे नोट, विश्व में सबसे अधिक शुष्कधारी वनस्पति कनाडा में है। याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक जो है शुष्कधारी वनस्पति कहाँ पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। आगे ऊंचाई के आधार पर 3000 से 4500 मीटर ऊंचाई पे जो है इस क्षेत्र में वनस्पति को जो है अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। यानी 3000 से 4500 ऊंचाई पे जो वनस्पति पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। याद रखिएगा, 3000 से 4500 मीटर ऊंचाई पे जो वनस्पति पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। आगे इसका उदाहरण कौन कौन है? जूनिफर, सिल्वर फल और डोडो इत्यादि। याद रखिएगा, जूनिफर, सिल्वर फल और डोडो किसका उदाहरण है? तो 3000 से 4500 ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय वनस्पति का उदाहरण है। आगे अब आइए 4500 से ऊपर पर्वतीय वनस्पति, इसका उदाहरण कौन, इसे क्या कहते हैं? तो टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं। यानी 4500 से ऊपर पर्वतीय वनस्पति को क्या कहते हैं? टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। यहाँ जो है मॉस और लाइकेन पाया जाता है। मॉस और लाइकेन कहाँ पाया जाता है? तो 4500 से ऊपर जो है पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है। नोट, कुछ ऐसी जनजाति जिसमें जो है ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है जो निम्नलिखित है, जैसे भूटिया, गद्दी, बकरेबाल और गुज्जर। ये सभी जनजाति का है जो ऋतु प्रवास करता है। ये सभी जनजाति जो है पशुचारी है। ये सभी जनजाति कौन है? पशुचारी, जो पशु चराते हैं। आगे नोट, पश्चिम घाट में नीलगिरी और अन्नामलाई और पल्ली की पहाड़ी में 16 वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पश्चिम घाट के नीलगिरी और अन्नामलाई और पल्ली की पहाड़ी में 16 वन पाए जाते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का उदाहरण है। याद रखिएगा। अन्य बातें, सोशल फॉरेस्ट की अवधारणा जो है भारत में 1976 में आई। WWF का प्रतीक चिन्ह लाल पांडा है। WWF का स्थापना कब किया गया था? 1961 में। WWF का स्थापना कब किया गया था? 1961 में। आगे वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में पारित किया गया था। याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य कब अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को ने किया था। याद रखिएगा, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया है? यूनेस्को ने किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब? 1992 में। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। इस तरह ज्योग्राफी के सेशन भी देखने का प्रयास किए हैं। तो ज्योग्राफी का सेशन समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन। शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। ओपन केवाई लीन क्या है? ओपन केवाई लीन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो चीन का है। याद रखिएगा, ओपन केवाई लीन क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो चीन का है। याद रखिएगा। ओपन केवाई लीन का उद्देश्य क्या है? तो यूएसए पे जो है निर्भरता को कम करना। याद रखिएगा, जो ओपन केवाई लीन जो है विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों पे चलेगा। याद रखिएगा। लिनक्स जो है इससे पहले जो है चीन का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? तो चीन का ही इससे पहले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिए। ओपन केवाई लीन जो हाल ही में चीन ने विकसित किया है। आगे भार ओएस क्या है? तो भार ओएस जो है भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, भार ओएस क्या है? तो भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसने लॉन्च किया था? IIT मद्रास ने लॉन्च किया था। याद रखिएगा, किसने विकसित किया था? IIT मद्रास ने। आगे चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। याद रखिए, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। याद रखिएगा। संघाई किस नदी के किनारे है? यांगटीसी नदी के किनारे है। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। याद रखिएगा। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन या रेमेनमी। यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन है? क्रोएशिया। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश, यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया।
आगे, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? शिवा चौहान को, याद रखिएगा। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है, याद रखिएगा। कहाँ किया गया है? राजस्थान में। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास जो है वाराणसी के डिब्रूगढ़ कितने किलोमीटर की यात्रा की है? 3200 किलोमीटर की, याद रखिएगा। आगे, दूसरा क्वेश्चन है, UNO की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। UNO की स्थापना कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में, याद रखिएगा। UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। UNO में कुल कितने देश शामिल हैं? 193 देश, याद रखिएगा। UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ की है? पुर्तगाल की है। आगे, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में जो है भारत को हाल ही में UNO द्वारा शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस की स्थापना कब किया गया था? 2022 में, मार्च 2022 में। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की स्थापना कब किया गया था? मार्च 2022 में, याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक संकट पर तुरंत एक्शन करना। वैश्विक संकट जैसे कि खाद्य संकट और ऊर्जा संकट, इस पर तुरंत रिस्पांस लेना। आगे, 2023 में जो है भारत किस किस की अध्यक्षता कर रहा है? तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, SCO की अध्यक्षता कर रहा है, और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की जो इंदौर में हुआ है, और वासेनार व्यवस्था का अध्यक्षता किया है, याद रखिएगा। G20 अगला कहाँ होगा? 2024 में ब्राज़ील में होगा, याद रखिएगा। G20 जो 19वां संस्करण कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा। आगे, 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था, याद रखिएगा। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री को 4 देशों का सम्मान मिला है। चारों देश कौन कौन है? फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ नील, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ नील कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? इजिप्ट या मिस्र का है। आगे, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 में कौन बना है? तो आर बोनी गैब्रियल बना है, जो कहाँ की है? अमेरिका की है, याद रखिएगा। साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया। किस किस के बीच किया गया है? भारत और इजिप्ट के बीच किया गया है। इजिप्ट के बीच यानी मिस्र के बीच जो है साइक्लोन फर्स्ट किया गया है। आगे, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी थे, जो कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। आगे, रोशनेफल्ट कंपनी कहाँ की है? रोशनेफल्ट कंपनी जो है रूस की कंपनी है, जो ऑयल कंपनी है, याद रखिएगा। रोशनेफल्ट कंपनी किसकी है? ऑयल की कंपनी है, जो रूस की कंपनी है। हाल ही में निदेशक मंडल में जीके सतीश को शामिल किया गया है। जीके सतीश कौन है? जो IOC के जो है पूर्व निर्देशक थे, याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निर्देशक कौन थे? जीके सतीश थे। आगे, रॉसनेफ्ट में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय है, याद रखिएगा। जीके सतीश जो है रॉसनेफ्ट में शामिल होने वाला पहला भारतीय है। आगे, रॉसनेफ्ट में कुल कितने निर्देशक हैं? 11 निर्देशक होते हैं, जिसमें से एक भारतीय भी है, जीके सतीश। आगे, CBI के हेड कौन है वर्तमान में? प्रवीण सूद, याद रखिएगा। CBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। CVC वर्तमान कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोनों में कंफ्यूजन होगा। वर्तमान में CVC कौन है भारत के? श्रीवास्तव है, याद रखिएगा। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन संपन्न हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के फीमेल विजेता कौन है? आर्या सबलिंका। आर्या सबलिंका किस देश के निवासी है? बेलारूस के। आर्या सबलिंका कहाँ के? बेलारूस के। और नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के। अब ये फ्रेंच ओपन 2023 जो हाल ही में संपन्न हुआ है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। और महिला एकल के विजेता कौन है? इगा स्विएटेक है। इगा स्विएटेक कहाँ के हैं? तो पोलैंड के। इगा स्विएटेक का संबंध किस देश से है? पोलैंड से है। आगे, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के, याद रखिएगा।
अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में किया गया था, याद रखिएगा। आगे, मोटे अनाज का जो है एक्सलेंस सेंटर कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया, याद रखिएगा। ऑपरेशन सद्भावना का संबंध जो है का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में, याद रखिए। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया। मंगोलिया ने हाल ही में जो है स्पेस एक्स कंपनी को जो मंजूरी दिया है, याद रखिएगा। मंगोलिया ने हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी को मंजूरी दिया है। किस लिए मंजूरी दिया है? तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, याद रखिएगा। स्पेस एक्स के जो है अंतरिक्ष में संचार उपग्रह का नाम क्या है? स्पेस एक्स के जो है अंतरिक्ष में जो है संचार उपग्रह का नाम क्या है? स्टारलिंक नाम है, याद रखिएगा। स्टारलिंक किसका संचार उपग्रह है? तो स्पेस एक्स का है। इसी का उपयोग जो है मंगोलिया करेगा अपने यहाँ जो है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। आगे, मंगोलिया जो है बफर कंट्री है, याद रखिए। मंगोलिया क्या कैसा कंट्री है? बफर कंट्री है। मंगोलिया के ऊपर कौन सा देश है? रूस। ऊपर में रूस, नीचे में चीन, और चीन के जस्ट बगल में भारत। आगे, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, याद रखिएगा। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलन बटोर है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। आगे, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? एलिफेंट युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा। एलिफेंट युद्ध अभ्यास का संबंध किससे है? भारत और मंगोलिया के बीच है, याद रखिएगा। मंगोलिया से जो है चंगेज खा भारत आया था, याद रखिएगा। चंगेज खा का संबंध किससे है? मंगोलिया से है, याद रखिएगा। आगे, 3 ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? रिकी केस है, याद रखिए। 3 ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है? रिकी केस है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली जो है लिविंग हेरिटेज में यूनिवर्सिटी शामिल किया गया है? याद रखिएगा। नहीं, विश्व भारती विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा किसे जो है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है, जिसकी स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो है शांति निकेतन भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है, याद रखिएगा। आगे, दक्षिण भारत की पहली औषधि कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? तो तुंगपुर कर्नाटक में, याद रखिएगा। आगे, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री साहब ने किए हैं। आगे, बार्ड चैटबॉट का लॉन्च किसने किया? बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किसने किया है? गूगल ने। बार्ड चैटबॉट का लॉन्च किसने किया है? गूगल ने। और ओपन एआई किसका लॉन्च किया है? तो चैट जीपीटी का लॉन्च किया है। चैट जीपीटी का ओपन एआई किया है, जो यूएसए की कंपनी है। और बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया? गूगल ने किया। आगे, नोरा 50 का संबंध किससे है? नोरा 50 जो है यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है, याद रखिएगा। नोरा 50 क्या है? तो यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है, जो हाल ही में भारत जापान के बीच खरीद समझौता हुआ है। जो हाल ही में भारत और जापान के बीच खरीद समझौता हुआ है, याद रखिएगा। इसका यूज कहाँ है? तो बहुत सारे रेडियो एंटीना शामिल है इसमें, याद रखिएगा। नोरा 50 में क्या है? तो बहुत सारे रेडियो एंटीना इसमें शामिल है, जिसके कारण जो है दुश्मन रडार पकड़ में नहीं आता है। दुश्मन रडार जो है पकड़ में नहीं आता है। अब ये जापान के बारे में। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। जापान में करेंसी कौन सी है? येन। जापान के संसद का नाम डाइट, याद रखिएगा। जापान में 4 जो है द्वीप है। कौन कौन है? होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोयू द्वीप और क्यूशू द्वीप, याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। तुर्की में भारत ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? दोस्त। कुवैत में सूडान में कौन सा ऑपरेशन? कावेरी। सूडान में कौन सा? कावेरी ऑपरेशन, याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किस देश से है? सूडान से। ऑपरेशन करुणा का संबंध किस देश से है? म्यांमार से। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। शुभंकर इसका क्या था? आसाम। खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है पहले स्थान पे कौन सा है? महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा स्थान है? हरियाणा का। तीसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश। पहला स्थान किसका? तो महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। आगे, जल जन अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में, याद रखिएगा। जल जन अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है?
राजस्थान में। आगे, यूट्यूब के सीईओ वर्तमान में कौन है? नील मोहन है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पनामा के बीच जो है MOU समझौता की हुआ है। MOU का पूरा नाम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। याद रखिए, MOU का पूरा नाम क्या चीज़ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाल ही में किस किस के बीच हुआ है? भारत और पनामा के बीच हुआ है समझौता। क्यों किया गया है? तो चुनावी सहयोग के लिए किया गया है। याद रखिएगा, इस पर जो भारत की तरफ से कौन सिग्नेचर किया है? तो राजीव कुमार जो है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, उसी ने जो है सिग्नेचर किया है। याद रखिएगा। अब निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ समझिए। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया था। इसीलिए जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का जिक्र कहाँ, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में जिक्र है। याद रखिएगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? रमा देवी थे। आगे, रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। जिसके उप विजेता कौन है? बंगाल। यानी किसको हरा के सौराष्ट्र जीता है? बंगाल को। आगे, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। ICC महिला T20 विश्व कप के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखें, किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के। आगे, 6 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पे किया गया है? INS विक्रांत पे किया गया है। आगे, अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर में हुआ है। याद रखिएगा, अर्बन महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर में हुआ है। जो हाल ही में कैमा संस्करण था इसका? छठा संस्करण है। इसी से संबंधित है G20 है। याद रखिएगा, इसी से संबंधित है G20, जिसका 18वां सम्मेलन हाल ही में कहाँ किया गया है? भारत में किया गया। और 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। याद रखिएगा। G20 का शुभंकर क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। याद रखिएगा। इसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। याद रखिएगा। G20 2022 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। याद रखिएगा। 2023 में कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ। और 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। आगे, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। याद रखिएगा, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, जो वास्तुकार है। याद रखिएगा। इसरो द्वारा किस उपग्रह को जो है पृथ्वी पर पुनः जो है प्रवेश कराया गया है? तो मेगा ट्रॉफी को। याद रखिएगा, मेगा ट्रॉफी को जो है इसरो द्वारा जो है पुनः वापस प्रवेश कराया गया है। आगे, डॉक्टर मानिक सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री है? डॉक्टर मानिक शाह कहाँ के मुख्यमंत्री है? त्रिपुरा के। याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो कर्नाटक के सिद्धुदुर्ग रेलवे स्टेशन है। याद रखिएगा। आगे, 8वां क्वेश्चन है, परिमल कुमार घोष का संबंध किससे है? जिसका हाल ही में जो है निधन हो गया है। परिमल कुमार घोष का संबंध जो है बांग्लादेश में जो है मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण हुआ था, उसके पहले जो है अधिकारी थे। याद रखिएगा, बंगाल में जो है मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया गया था, उसके पहले अधिकारी कौन थे? तो परिमल कुमार घोष था, जिसका वर्तमान में हाल ही में निधन हो गया है। आगे, 16 दिसंबर 1971 को जो है पाकिस्तान जो है हार गया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा। आगे, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? नाटू नाटू को दिया गया है, जिसके संगीतकार कौन थे? MM किरवानी थे। नाटू नाटू जो सॉन्ग जो है किस फिल्म का था? RRR मूवी का था। वर्ल्ड बैंक का वर्तमान हेड कौन है? अजय बंगा। याद रखिएगा। SCO का नया सदस्य कौन बना है? ईरान बना है, 9वां देश। याद रखिएगा। सुंदराजा आम और मुनेरा का गजक का जिया टैग किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया। आगे, मोजेक वायरस जो हाल ही में किसे प्रभावित किया गया है? टमाटर को प्रभावित किया है। याद रखिएगा। जो कहाँ प्रभावित किया है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रभावित किया गया है। आगे, महिला प्रीमियर लीग पहली बार आयोजन किया गया था, जिसमें पाँच टीम ने भाग लिया था, जिसके विजेता कौन है? मुंबई। आगे,
पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ 2023 में किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया, याद रखिएगा। पहला संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। आगे, गणित का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? गणित का नोबेल जिसे एबल पुरस्कार कहते हैं उसे किसे दिया गया है? लुईस कैफरली को दिया गया, याद रखिएगा। गणित का नोबेल यानी एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुईस कैफरली को दिया गया है। आगे, एनबीडी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ है, याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डिल्मा रोसेफ है। आगे, अमा पोखर योजना का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से, याद रखिएगा। अमा पोखर योजना का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहर में जो है तालाबों का पुनर्जीवित करना, याद रखिएगा। शहर में जो तालाबों को पुनर्जीवित करना। उड़ीसा से जो संबंधित अन्य योजना कौन कौन सी है? मोघर योजना का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। मो जंगल जामी योजना का संबंध किससे है? उड़ीसा से है, याद रखिएगा। आगे, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में, जिसका व्यास कितना है? 4 मीटर, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां। प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां। सरस्वती सम्मान 2022 भारत किसको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। किसके लिए? सूर्यवंशी के लिए दिया गया है। आगे, प्रवासी भारतीय दिवस 17वां कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में मनाया गया, याद रखिएगा, इंदौर में। उमा छेत्री का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, जो हाल ही में राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली असम की पहली महिला है, याद रखिएगा। उमा छेत्री का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। इस तरह हमने करंट के सेशन को भी रिवीजन करने का प्रयास किए हैं। सोच रहे हैं करंट अफेयर को जो है वीकली कर दें और इस जगह पे करंट के स्थान पे जीएस के एक विषय संविधान को ऐड कर दें। तो इस विषय में आपका क्या सोच है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।